हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इस यात्रा में आप लोग हमारा साथ देंगे। और ये यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा होने वाली है आपके साथ में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, संविधान और संविधानवाद। आज संविधान की यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इस संविधान की यात्रा में अगर आप लोग हमारे सहयोगी बने रहेंगे तो थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा। क्योंकि जब आप और हम दोनों लोग मिलते हैं तो मिलने से एक फ़ायदा ये होता है कि मैथ में एक फार्मूला होता है माइनस माइनस प्लस। तो हम भी माइनस, आप भी माइनस, दोनों लोग जब जुड़ जाएंगे तो एक प्लस बन जाएगा, जो कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि संवैधानिक विधियों का आप समझ जाएंगे और हमारे लिए खुशी की बात ये होगी कि हमारे क्लासेस को पढ़ करके किसी ने कुछ अच्छा किया हुआ है। हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान किसे कहते हैं, फिर देखेंगे संविधानवाद क्या होता है। जब आप इन दोनों शब्दों को समझ लेंगे तो समझने के बाद में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज संविधान की एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है और ये जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, इस यात्रा में संविधान का अध्ययन हम लोग 3 परिप्रेक्ष्य में करेंगे। पहला इसका जो स्टेप होगा, पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान पर जो ब्रिटिश काल का समय रहा है हमारे यहाँ लगभग 200 वर्षों तक, जिसको हम बोलते हैं औपनिवेशिक काल। तो ये 200 वर्षों का जो औपनिवेशिक काल है, उसका भारतीय संविधान पर कितना प्रभाव है। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे जब हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन बन करके आया और हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद में परिप्रेक्ष्य को हम देखेंगे और 1857 की क्रांति के बाद में इस क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि हमारा जो वर्तमान भारतीय संविधान है, इस वर्तमान भारतीय संविधान पर प्रभाव किन किन का है, प्रभाव हमारे संविधान को इन्होंने प्रभावित कैसे किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ा जाए तो पढ़ते समय उसका जो इतिहास होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसका जो मूल होता है, रूट होता है, उसको अगर समझ लिया जाता है तो कोई भी विषय, वो चाहे संविधान हो, वो चाहे कोई भी विषय आपके समक्ष हो, वो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाता है। क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान जिसको भारतीय लोकतंत्र की गीता, भारतीय लोकतंत्र की बाइबिल, भारतीय लोकतंत्र की कुरान कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें और हमारी सरकार इसी संविधान के तहत संचालित है, कार्य कर रही है। तो इसके लिए हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि संविधान है क्या, संविधानवाद किसे कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और आशा करते हैं कि इस यात्रा में आप हमारे साथ में बने रहेंगे। और अगर आपको समझ में आता है या इससे कोई और इम्प्रूवमेंट आता है, कोई आपका सुझाव आता है, तो आप अगर हमको सुझाव देंगे तो हमारे लिए ये उत्साह का काम करेगा और ये उत्साह जो होता है ये हमको पढ़ाने के लिए और अच्छा प्रेरित करेगा। तो इसमें ये जो वीडियो आपका बनेगा, ये जो या आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, इस लाइव क्लासेस में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने धैर्य को बनाए रहें। क्योंकि जब आप धैर्य बना करके चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आप धैर्य बना करके किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास में आती है। तो आप पिज्ज़ा और बर्गर चाहे जितना भी अच्छा हो, वो सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं होता, इसको डॉक्टर्स बोलते हैं। उसी प्रकार से शॉर्टकट की पढ़ाई कभी अच्छी नहीं हो सकती है। हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान किसे कहते हैं, फिर हम संविधानवाद को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे जो औपनिवेशिक काल हमारे यहाँ रहा है, जिन्होंने हमको गुलाम बना करके रखा,
और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल जो रहा है, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है हमारे संविधान पर। अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो ये अधिनियम कोई भारतीयों ने तो पारित नहीं किया था, इसको तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही पारित किया था। लेकिन हम 1935 के अधिनियम तक आते आते क्या क्या परिवर्तन आते हैं। प्रारंभ में इनका उद्देश्य क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में समाप्त किया गया 1858 में, उसके बाद में इसमें क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। हाँ, लेकिन आपसे बस यही एक सुझाव है कि अपने धैर्य को बनाए रहिए। आप जब धैर्य बना करके चलेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं मिल जाती है, इसके लिए कठोर तपस्या आपको करनी पड़ती है। एक कबीरदास जी का दोहा आपको याद होगा, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बापुरी ढूंढने गई रही किनारे बैठ। तो ये आपको डिपेंड करता है कि अगर आपको मोती की तलाश है तो गहरे पानी में आपको उतरना पड़ेगा, नहीं तो आप किनारे बैठ करके बाहर से नज़ारा सिर्फ देख सकते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा, और ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम, और प्रारंभ करते हैं संविधान और संविधानवाद। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये शब्द है संविधान। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये शब्द बनेगा सम प्लस विधान। विधान का मतलब होता है कानून, जिसको हम विधि के नाम से भी जानते हैं। तो विधि मतलब विधान, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि कानून के समान। यह संविधान होता है, इसकी जो मूल उत्पत्ति है वो इस तरह से हमारा बना हुआ है संविधान। अगर संविधान को परिभाषित करना हो तो संविधान वह लिखित दस्तावेज होता है जिसमें इस बात का जिक्र कर दिया जाता है कि देश में शासन कौन करेगा, देश का शासक वर्ग कौन होगा, देश में शासित कौन होगा, जो देश की सरकार है जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, उसकी शक्तियां क्या होंगी। जब इन सब चीज़ों का हम एक लिखित रूप से वर्णन कर देते हैं, भाई अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं अनिवार्य रूप से। ये जो 3 स्तंभ लोकतंत्र के माने गए हैं, ये माना गया है कार्यपालिका को माना गया है, दूसरा आपका व्यवस्थापिका को माना गया है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका। ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, यानी कि कार्यपालिका सरकार, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका न्यायालय। ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। जब किसी कहीं पर इनके अधिकार क्या होंगे, ये इनको कार्य करने की कितनी स्वतंत्रता होगी, इनके अधिकार क्या होंगे, जब इसकी पूरी स्वतंत्रता, इनके कार्य करने की स्वतंत्रता क्या होगी, और न्यायपालिका के कार्य करने की सीमा क्या होगी। जब इनको किसी कहीं पर लिख दिया जाता है, लिखित रूप से बता दिया जाता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अधिकार क्या होंगे, किन अधिकारों के तहत और किन कानूनों के तहत कार्य करेंगे, तब बोलते हैं, उस लिखित दस्तावेज को हम लोग बोलते हैं ये संविधान होता है। तो संविधान को आपने समझा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अधिकारों का जिक्र किया जाता है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग हैं संविधानवाद। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वाद। वाद का मतलब होता है विश्वास, यानी कि फेथ, यानी कि जो संविधान में विश्वास करता है उसको हम बोलते हैं संविधानवाद। तो कहने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों, जब कोई देश संविधान के निहित प्रावधानों के अंडर में कार्य करता है तब उसको कहा जाता है ये संविधानवाद होता है। संविधानवाद ये सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है, क्योंकि संविधानवाद में तानाशाह का कोई स्थान नहीं होता है, डिक्टेटर के लिए कोई प्लेस नहीं होता है, नो प्लेस फॉर द डिक्टेटर्स। तो संविधानवाद
इसकी पहली विशेषता, वो देश लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरी विशेषता कि उस देश का शासन संविधान के अनुसार चल रहा हो, तब हम बोलते हैं ये संविधानवाद होता है। तो भारत में आप अनुमान लगा सकते हो कि भारत संविधानवाद है या नहीं है। हमारे यहाँ राजनीतिक मामले चाहे जो भी हों, चूंकि देश की सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को शासन संविधान के तहत ही करना होता है, तो हम बोलते हैं कि भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। संविधान ये लोकतांत्रिक देशों का अनिवार्य लक्षण होता है। तानाशाही देशों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में संविधान भी होता है और संविधानवाद भी होता है। तो जो संविधान में कोई विश्वास करता है या संविधान के निहित प्रावधानों के तहत जब कोई शासक वर्ग कार्य करता है, तब हम बोलते हैं ये संविधानवाद होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि संविधान किसे कहते हैं और संविधानवाद किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो ये संवैधानिक यात्रा प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ कहाँ से होती है। अब देखिए, अगर हम जब बात करेंगे संविधान की, तो संविधान में हम लोग जो मुख्य चीज़ें होंगी वो होगा औपनिवेशिक कालीन प्रावधान। फिर इसके बाद में देखेंगे 1858 ईस्वी के बाद में इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे 1946 में जब भारतीयों के लिए हमारा खुद का एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो हम लोग जो यात्रा प्रारंभ करेंगे वो यात्रा, पहले इसके हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पहले ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन क्यों और किन उद्देश्यों के तहत किया गया था। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो इतिहास में ये तो आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था का लाभ उठा करके ये भारत के नीति निर्माता बन गए और हमारे भाग्य का निर्धारण करने लगे। तो हम सबसे पहले औपनिवेशिक काल के दौरान जो हमारे यहाँ चार्टर एक्ट आए हैं, जो हमारे यहाँ एक्ट आए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किन उद्देश्यों के लिए और क्यों किया गया था, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हाँ, आप ये समझ लेना कि औपनिवेशिक काल में जो हम आज चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जितने आपके चार्टर एक्ट्स हैं। फिर इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट था आपका। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1813 को देखेंगे। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1833 को देखेंगे। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1853 को देखेंगे, जो भारत में लास्ट चार्टर एक्ट था। फिर इसके बाद में हम देखेंगे भारत सरकार कंपनी अधिनियम 1858 को देखेंगे। फिर हम लोग भारत काउंसिल एक्ट 1861 को देखेंगे। फिर इसके बाद में रॉयल एक्ट 1876 को देखेंगे। फिर इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1892 को देखेंगे। आज जो हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो उस पर हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं, उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। और आपको भी पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, जिससे कि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकें। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 देखेंगे। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 देखेंगे। फिर इसके बाद में 1927 में साइमन कमीशन को हम लोग देखेंगे। साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट 1928 को देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बाद में जो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, गोलमेज कार्यक्रम 3 हुए हैं 1930, 1931, 1932, उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद में आएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो राज्य थे, राज्यों को जो स्वायत्तता प्रदान की गई और 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाए गए। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बेबल योजना 1943। और बेबल योजना के बाद में हम देखेंगे जब 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध बंद होने की घोषणा की गई, तो उसके बाद में जब ब्रिटेन में आम चुनाव करवाए गए तो उस आम चुनाव में किसकी सरकार बनी। और उसके बाद में 1946 में जब हमारी अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार के गठन के उपरांत जो कैबिनेट मिशन आया उसके कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन सदस्य थे और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो हम लोग उसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे। तो ये हमारा जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये पढ़ाने का करिकुलम रहेगा। और फिर उसके बाद में जब कैबिनेट मिशन चला जाएगा, संविधान सभा का गठन हो जाएगा, तब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक घटनाक्रम। आप लोग अपनी कॉपी कलम निकालिए और लिखना चाहें लिख सकते हैं, और अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो निर्णय आपका अधिकार रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये पता है कि एक यूरोपीय यात्री था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसा यूरोपीय यात्री था जो भारत के खोज पर निकला। जब ये भारत के खोज पर निकला तो भौगोलिक ज्ञान के अभाव में ये क्या किया, ये 1492 में ये अमेरिका पहुंच गया। यानी कि ये चला कहाँ के लिए, चला भारत के लिए, लेकिन इसने एक नए द्वीप की खोज किया जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिका, और इसका नाम उसने दिया नई दुनिया। और ये कहा, चूंकि वो भारत के बारे में सुनकर रखा हुआ था लेकिन अमेरिका के बारे में उसने सुना नहीं था, तो जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसने कहा कि भारत की खोज तो नहीं हुई है लेकिन हमने एक नई दुनिया की खोज की है, और बाद में उसी का नाम अमेरिगो के नाम पर अमेरिका रखा गया। उसके बाद में 1498 में भारत में एक पुर्तगाली जिसका नाम था ये जो पुर्तगाली जो थे, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो पुर्तगालियों की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, ये समुद्री यात्रा में ये लोग बहुत ही निपुण रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। तो ये जो पुर्तगाली जो था इसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। ये कैप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका का एक बिंदु, उससे यात्रा करते करते ये भारत के केरल राज्य में पहुंचा। और केरल राज्य में यहाँ का जो राजा था ये था जमोरिन। ये जो जमोरिन राजा था इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में उसको अपने राज्य में लेकर के आया। इस प्रकार से कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। इनको वैसा जानकारी नहीं होगी, इनको इसे लगा कि भारत की हमने खोज किया है। भारत हमेशा अस्तित्व में रहा है प्राचीन काल से, लेकिन फिर भी इतिहास में कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। चूँकि इतिहास को ब्रिटिश लोगों ने लिखा है, यूरोपीय लोगों ने लिखा है, तो वही चला रहा है आपका। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पुर्तगाली वास्को डिगामा ने
कालीकट, यानी कि यहाँ पर केरल में एक बंदरगाह था जिसका नाम था कालीकट। ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और यहाँ पर राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में इसको सरकारी मेहमान बनाया गया जमोरिन के यहाँ। और जब ये वापस जाने लगा तो ये अपने जहाज में जो वस्तुओं को दान में दिया गया, वो वस्तुएं थी, वो थे मसाले। क्योंकि हमको पता है कि केरल को मसालों का बाग कहा जाता है आज भी, यानी कि यहाँ पे मसाले बहुत उत्पादन होते हैं। अब देखिए कंडीशन ये थी कि 1498 से पहले भारत में मसालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था। उसका कारण ये था क्योंकि हम लोग गर्म जलवायु के रहने वाले लोग थे, तो यहाँ पर हमको गर्मी जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन मसाला चूँकि ये गर्म होता है, ये यूरोप में इसकी बहुत मांग रहती है। यूरोप एक ठंडा देश है, एक ठंडा प्रदेश है, एक ठंडा महाद्वीप है, तो वहाँ पर मसाले की बहुत डिमांड रहती, बहुत मांग रहती है और वहाँ पे उसका उत्पादन कम होता है। जब ये वास्को डी गामा अपने देश में मसाले लेकर के पहुँचा तो अनुमान ये लगाया गया कि इसकी यात्रा पर जितना खर्च हुआ था, उस यात्रा का खर्चा निकालने के बाद में इसको 10 गुना ज़्यादा लाभ हुआ। यानी कि अनुमान लगा सकते हो कि यानी कि जो यहाँ से वस्तु को फ्री लेकर के गया वो, उस वस्तु को वहाँ पर हाथों हाथ खरीद लिया गया, क्योंकि मसाले गर्म होते हैं और इनको यूरोपीय लोगों की इसकी आवश्यकता होती है। जब यूरोप वालों ने ये देखा कि भारत में यात्रा करके वास्को डी गामा बहुत पैसा कमाया है, करोड़ों पैसे कमाया है, तो यूरोपियों में भारत के साथ में व्यापार करने की एक होड़ मच गई। जब ये होड़ मच गई तो इसी होड़ में जो एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ, वो क्रांतिकारी कदम साबित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के कुछ उद्योगपतियों को लेकर के एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन तो ब्रिटेन की महारानी ने किया था, लेकिन इसका गठन एक निजी संस्था के रूप में किया गया था ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। और ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। यानी कि कई कंपनियों को मिलकर के एक कंपनी बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसको ये कहा गया कि भारत एवं पूर्वी देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब देश आते हैं, भारत भी उसमें आता है। तो ये कहा कि 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और पूर्वी देशों के साथ में व्यापार कर सकती है। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि कोई एक लोगों की संस्था तो थी नहीं, इसमें व्यापारियों का पूरा समूह था, तो ये जरूरी था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इसको संचालित कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए कोई एक अध्यक्ष भी होना चाहिए और इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ मेंबर भी चाहिए। तो क्या किया गया, एक 24 सदस्यों की परिषद बनाई गई। एक गठन किया गया परिषद का, काउंसिल का, जिसमें कुल 24 सदस्य थे। और इस परिषद का जो अध्यक्ष बना उसको हम लोग उसका नाम दिया गया गवर्नर। इसीलिए कहा जाता है गवर्नर और उसकी परिषद। गवर्नर और उसकी परिषद में कुल 24 सदस्य थे। और ये कहा गया कि पूर्वी देशों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने जाएगी तो वहाँ पर इसका जो पूरा का कंट्रोल होगा वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का होगा। फिर इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कानून बनाने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। और यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जो कानून बनेंगे, जो नियम बनेंगे, उस नियमों को बनाने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होगा, जो कि लंदन में निवास करेगा। और जो गवर्नर और उसकी परिषद जो होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करेगा। और इनको भारत में व्यापार करने के लिए भेज दिया गया। भारत में आने के बाद में
इन्होंने सबसे पहले सूरत में आकर अपनी फैक्ट्री खोला और सूरत में फैक्ट्री खोलने के बाद इन्होंने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। जब भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 3 क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। एक था आपका बंगाल, दूसरा था आपका बॉम्बे और तीसरा था मद्रास। ये 3 जगह पर गवर्नर निवास करता था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी। क्या नाम दिया था इसको? इसका नाम दिया जाता है प्रेसिडेंसी। यानी कि हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, ध्यान दीजिए अब आप लोग। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ भी गवर्नर निवास करता था, यहाँ भी गवर्नर निवास करता था और यहाँ भी गवर्नर निवास करता था। तीनों के अलग अलग अपने गवर्नर हुआ करते थे। अगर हम देखें तो जब भारत में इन्होंने अपना व्यापार करना प्रारंभ किया तो इनके सबके लिए जो कानून नियम बनाने का जो अधिकार जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में था। लेकिन 1726 में, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1726 में एक चार्टर एक्ट आया। यहां पर एक समझ लेना कि चार्टर एक्ट कहते किसको हैं। चार्टर एक्ट को हम लोग राजशाही अधिनियम के नाम से जानते हैं। राजशाही अधिनियम का मतलब होता था कि ब्रिटेन की महारानी या महाराजा, जिनको हम लोग क्राउन बोलते हैं, महारानी या महाराजा के द्वारा जब कोई लिखित आदेश आता था तब हम उसको कहते थे ये चार्टर एक्ट है या राजशाही अधिनियम है। तो ये 1726 में ब्रिटेन की महारानी ने एक चार्टर एक्ट भेजा और ये कहा गया कि जो ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जबकि 1726 से पहले कंपनी के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से भारत में तीनों प्रेसिडेंसियों, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों को भारत में भारतीय मामलों पर विधि बनाने की, यानी कि लॉ बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो 1726 चार्टर एक्ट की बस सर्वप्रमुख विशेषता एक ही थी कि इसमें तीनों प्रेसिडेंसियों को, भारत में अलग अलग प्रेसिडेंसियों को अपने क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। फिर इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है वो आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इसको आप लोग बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रेगुलेट मतलब विनियमित करना, संचालित करना, कुछ नियम डिसाइड करना। तो अगर 1726 का अधिनियम देखा जाए तो 1726 के अधिनियम की विशेषता क्या थी? इस अधिनियम में सिर्फ जो प्रेसिडेंसियां जो थी, इन प्रेसिडेंसियों को सिर्फ कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। लेकिन 1773 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे दिवालिया होती जा रही थी। दिवालिया होने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होती जा रही थी। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा हुआ है तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में आपने पढ़ा होगा कि एक समय ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगा, कर्ज मांगा और ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है, उसको चलाए रखने के लिए कंपनी को लोन चाहिए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये एक तरह से आश्चर्यचकित हुई जब ये सुना कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होती जा रही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटेन की महारानी ये सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हुई। वो ये कैसे हो सकता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो जब ब्रिटेन जा रहे हैं तो ब्रिटेन में वो एक राजे महाराजे की ज़िंदगी जीते हैं वापस जा करके, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा नुकसान में जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यानी कि कंपनी नुकसान में है और कर्मचारी जो है मालामाल होता जा रहा है? तो कहीं ना कहीं पे इसमें दाल में काला था। इसी दाल में काले का पता लगाने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
जो उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम दिया इन्होंने गुप्त समिति, यानी कि सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी एक तरह से जासूसी कमेटी थी। ये जासूसी कमेटी इसलिए थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह नहीं बताया गया कि गुप्त समिति किस लिए भारत आ रही है, जबकि गुप्त समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में चल क्या रहा है। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मालामाल होते जा रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर होती जा रही है आर्थिक रूप से। ऐसा क्यों? तो इसका पता लगाने के लिए गुप्त समिति का गठन किया गया। जब यह गुप्त समिति भारत में आई तो इसने ये देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत ही व्यापक रूप में करप्शन फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ईस्ट इंडिया गुप्त समिति जब ये वापस इंग्लैंड गई तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ को इन्होंने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत किया, कुछ रिकमेंडेशंस दिया। जो रिकमेंडेशंस दिया उसी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्वॉल्व कर लिया गया। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान, यहाँ पे कौन कौन से बदलाव आए थे। पहला प्रावधान तो इसमें यह था कि भारत में प्रथम लिखित संवैधानिक दस्तावेज, यानी कि यह भारत में पहली बार था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में कोई प्रथम लिखित संवैधानिक दस्तावेज आया था, लिखित दस्तावेज आया था, यह पहली बार था। दूसरा इसका प्रावधान था पहली बार, अगर हम कंपनी लिखते हैं तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली बार कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप किया। यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसमें इंटरफेयर किया था। और इंटरफेयर कौन कौन से किए थे? पहली चीज हमने अभी आपको बताया यहां पर, अगर हम इसको देखें, ये हमारा जो है भारत है, यहां पर ये बंगाल प्रेसिडेंसी, यहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। इसका गवर्नर अलग था, इसका गवर्नर अलग था, इसका गवर्नर अलग था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये कहा गया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी ये दोनों के दोनों अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में काम करेंगी, यानी कि दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। बंगाल का गवर्नर जो था, इसको तीनों संयुक्त प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया। और वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो आप में प्रश्न कई बार आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज मत हो जाना है। एक है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1878 के अधिनियम में। उसकी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो एक तो प्रावधान इसमें यह किया गया कि तीनों प्रेसिडेंसियों को आपस में मिला दिया गया। रुको जरा, क्या टाइम। अब इसके बाद में दूसरा इसमें बदलाव यह किया गया कि भारत में एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको इसमें हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और या डीएम बोलते हैं। इस पद का सृजन जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। अगला इसमें प्रावधान ये किया गया कि भारत में
पहली बार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता में किया गया। दिल्ली से पहले हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोलकाता का ही था, जिसमें 3 न्यायाधीश बनाए गए, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे को बनाया गया। और फिर इसमें अगला प्रावधान ये किया गया कि ये कहा गया कि भारत में जो इलीगल ट्रेड है, अवैध व्यापार है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये कहा गया कि अब भारत में जो अगर कोई भी कंपनी का कर्मचारी व्यापार करता पाया गया तो वो गैर कानूनी होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो 1773 के एक्ट में इतने प्रावधान आपके साथ में किए गए थे। अब इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, डंडास अधिनियम, इसकी बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसको आप बताइएगा जरूर कि आपको लग कैसा रहा है। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा हमारा, और प्रोत्साहन जब बढ़ता है तो अच्छे से अच्छे और काम हो सकते हैं। इसी के साथ में नमस्कार।